घुटना बेसिकली एक वाइटल स्ट्रक्चर है जो हमारा मेन बॉडी की बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारा चलने में, हमारा उठने बैठने की सारी चीज़ों को, गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, लिगामेंटस स्ट्रक्चर होती हैं, मेनिस्काई होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। हर स्ट्रक्चर का अपना अपना रोल होता है और इनके सही होने से, ख़राब होने से ही हमारा जो इम्बैलेंस होता है उसी के कारण पेशेंट को दर्द आता है। उस दर्द का क्या कारण है, कितने लंबे टाइम से हैं, उसके जब तक हम बेसिक कारण को नहीं पता लगाएंगे, उसका जो ईटियोलॉजी है वो नहीं पता लगेंगे, तब तक हम उसकी डेफिनेटिव सॉल्यूशन या डेफिनेटिव अप्रोच को हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हमारा इनिशियली जो रीज़न होता है, मैकेनिकल रीज़न होता है कि इनिशियल हर एज की अपनी अलग अलग अवस्था होती है जिनके कारण ये सारी समस्या पैदा होती है। मैकेनिकल रीज़न है आपको चोट लग जाना, आपका सही ढंग से पॉस्चर नहीं करना, आपकी कोई बीमारी का हो जाना, किसी मस्कुलर स्ट्रक्चर का नुकसान हो जाना, किसी लिगामेंट स्ट्रक्चर का नुकसान हो जाना, इन सभी स्ट्रक्चर्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और जिसी के कारण पेशेंट को दर्द आता है। अब उस दर्द को हमें डायग्नोस कैसे करते हैं? उस दर्द को डायग्नोस करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें जो मॉडलिटीज़ होती है उसे एक्सरे कहते हैं। एक्सरे की भी एक अपनी लिमिटेशन है। इस एक्सरे के अंदर हमें केवल बोन नज़र आती हैं, बोन का अलाइनमेंट होना, बोन का फ्रैक्चर होना, डिस्प्लेसमेंट होना, ये सब एक बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आती है और उसी के अकॉर्डिंगली इनिशियली जो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो चालू कर देते हैं कि हमारा कि इस तरीके के डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, इम्बैलेंस हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सरे में नज़र नहीं आती। उस अवस्था को देखने के लिए हमें पेशेंट का एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होता और साथ में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, जिसमें हमारी एमएस के स्ट्रक्चर, मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रक्चर होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड से नज़र आती है और हायर रेंज की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो बिल्कुल माइक्रो स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो एमआरआई में नज़र आती है। तो इन सब तीनों चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि मेरे मरीज़ को या हमें इस तरह की समस्या है और इसकी ये अप्रोच होनी चाहिए। अब बेसिक देखा जाए तो इस तरीके के इलाज के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या आ रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उसका वर्किंग आवर्स कैसा है, उसकी एज क्या है, उसका किस तरीके सब बेसिक चीज़ें देखी जाती है। उन सब चीज़ को देखने के बाद में यदि हम जाते हैं तो हमारा जो डायग्नोस्टिक मेजर जब हमारा ख़त्म हो जाता है तो ट्रीटमेंट पार्ट आता है। इस ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर से इनिशियली तो जो मेडिसिन्स होती हैं हमारी एनाल्जेसिक होती हैं, जिन्हें हमें पेन किलर्स कहते हैं, कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी टाइप एक्सरसाइज होती हैं जिसको एक प्रॉपर वे के अंदर से कायरोप्रैक्टर या फिजियाट्रिस्ट वो दोनों ही गाइडलाइन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट होता है जो कि काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। इन सब चीज़ के करने के बाद में यदि पेशेंट को 3 वीक टू 3 मंथ यदि आराम नहीं मिलता है तो देन वी हैव टू थिंक फॉर अनदर मॉडलिटीज़। उसमें बेसिक जो चीज़ आती है हमारे साथ के अंदर से इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन, जो कि इमर्जिंग ब्रांच है, जिसमें कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास में ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, या वो पेशेंट जो ऑलरेडी हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुके हैं और डिस्पाइट ऑफ दैट उसमें किसी प्रकार का उसको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो मरीज़ को इस प्रकार की चीज़ में जिसमें वो सर्जरी नहीं चाहता हो और मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुका हो, तो उस तरीके मरीज़ को हम इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन के जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन जिसे मिप्सी टेक्निक कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं। उसमें पहला जो टेक्निक आती है उसे हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। उसमें जेनिकुलर नर्व जो घुटने की जो सप्लाई करती है उसके जो फाइबर्स जाते हैं उसको हम मॉड्यूलेट कर देते हैं या अब्लेट कर देते हैं, जिससे दर्द का पार्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा पार्ट आता है ऑटोलोगस पीआरपी, रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर से, जिसमें हम अपना ब्लड लेते हैं और ब्लड के अंदर से कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उन ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोसेस करके जो हमारी ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर है, चाहे हमारी कार्टिलेज है, चाहे हमारी मसल्स हैं, चाहे हमारे लिगामेंट है, उनकी रिपेयर करते हैं। उसमें बेसिकली या तो हम फ्लोरो गाइडेंस करते हैं या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस करते हैं, जो कि प्रिसाइजली मेडिसिन के अंदर से तो पूरे शरीर में जाती है, लेकिन इसके अंदर से हम हमारा जो शरीर का हिस्सा जो ऑफेंडिंग एजेंट है, हम उस पर्टिकुलर साइट पे पहुंच के और उसी चीज़ का परमानेंट इलाज की सोचते हैं, है ना। ये हमारा जो बेसिकली नॉन सर्जिकल ऑप्शन पे जाता है। इसके साथ में एक मॉडलिटीज़ और आती है जिससे हम कहते हैं प्रोलोथेरेपी। उसमें कुछ इरिटेंट सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस को उस जॉइंट के मसल्स हैं, लिगामेंट है, उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस होता है, जो कि बिल्कुल प्रिसाइज वर्क होता है। इनको
इनके साथ साथ में ही हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्सरसाइज, एक क्वालिफाइड फिजियाट्रिस्ट या फिजियोथेरापिस्ट या जो भी इस चीज़ का अंदर एक्सपर्ट होते हैं, हम उनकी सहायता लेके और उसको सही गाइडलाइन बनाते हैं। ये हमारा पार्ट नॉन सर्जिकल पार्ट पे जाता है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन, जब दर्द का कहीं कोई उपचार ही नहीं हो रहा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो गया, पेन मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट भी हो गया और अदर मॉडलिटीज़ भी होगी, देन द लास्ट ऑप्शन इज़ फॉर द सर्जरी दैट कैन बी according to his orthopedic surgeon who is an expert in that particular field, कि वो उस चीज़ का मास्टर होता है कि उसमें आर्थ्रोस्कोपी करनी है, उनको रिप्लेसमेंट करना है और कोई सर्जिकल मॉडलिटीज़ करनी है, वो अपने डॉक्टर से उस चीज़ के लिए डिस्कस करें। तो मेरा सुझाव ये है, यदि हमें कोई भी एक्यूट पेन आता है तो इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट लें, थोड़ा टाइम हमारी जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं जो कि एक डॉक्टर द्वारा बताई जाती हैं उस एक्सरसाइजेज को करें, और उसके बावजूद ही नहीं आता तो पेन मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, नॉन सर्जिकल जो टेक्निक्स हैं, मिप्सी टेक्निक जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम काफ़ी हद तक इस तरह के जो दर्द हैं, एक्यूट दर्द हो, एक्यूट पेन हो चाहे क्रॉनिक पेन हो, उनसे हम निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।